गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ जाइए सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सही है, मौसम बड़ा सही है। हाँ, सुबह सुबह क्लास सबकी एकदम फ्रेश करेंगे स्टार्टअप। यस, आर्यन है, विशाखा, मयंक, राधा, ऋतु हैं, और भी ज्वाइन करें। इसका माउस यस, ठीक है, ऑलमोस्ट आ रहे हैं सब। सार्थक बीच बीच में गायब रहते हो क्लास में। हाँ, रितिका, ठीक है, 2 मिनट का वेट और स्टार्ट कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तब तक एक ओवरव्यू मैं दे दूं आपको। लास्ट क्लास का हमने जो स्टार्ट कर लिया था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर रहे थे, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने पकड़ा था, ठीक है। और कुछ फॉर्मुलेज बेटा हमने पहले लिख लिए थे, और उस फॉर्मूले के बेसिस पे हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्वेश्चंस किए थे, राइट। 4-5 क्वेश्चंस हमने देखे थे, इनफ रहता है, वो हर एक पैटर्न उसमें कवर हो गया, ठीक है। कुछ में हमें प्राइसेस और क्वांटिटी गिवन होती है तो हम डायरेक्टली इलास्टिसिटी निकाल लेते हैं, कहीं पे कुछ चीजें नहीं गिवन है। मतलब ओवरऑल जो फॉर्मूला है ना, उसमें 5 चीजों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। आपका इलास्टिसिटी, आपका ओरिजिनल प्राइस, न्यू प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी और न्यू क्वांटिटी, ठीक है। तो 5 चीजें बेसिक्स हैं जिसकी हेल्प से हमारा इलास्टिसिटी आता है। अब इन 5 में से 4 भी दे रखे हैं ना, तो आपका 5वां आराम से निकल जाएगा, जो बेसिक मैथ्स हम करते हैं इधर उधर करके, शिफ्ट करके, ठीक है। तो वही हमने देखा था, हर एक पैटर्न टाइप की क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। बाकी एमसीक्यूज जब करेंगे तो उसमें जब हमें क्वेश्चंस और मिलेंगे तो हम वो कवर अप कर लेंगे उसमें, ठीक है। हार्डली 1 से 2 क्वेश्चन आपको दिखाई देगा पेपर में, तो एक ही पैटर्न पे तो वो n नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं दे सकते ना, तो आपको 1 या 2, उससे ज्यादा आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल्स पे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ओके। तो इतना प्रैक्टिस था। बाकी आप लोग 12th की बुक्स में से भी कर सकते हो, ऑनलाइन निकाल लेना, थोड़े से प्रैक्टिस करना हो, हाथ साफ करना हो क्वेश्चंस पे, तो बाकी कुछ इतना टफ है नहीं वो न्यूमेरिकल्स, ठीक है। आज जो हम बात करेंगे वो है हमारा बेसिकली आगे के फर्दर टॉपिक्स, नए मेथड्स जो हैं। ज्योमेट्रिक मेथड हमारा रह गया है, ठीक है। ज्योमेट्रिक मेथड को ही हम पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड भी बोलते हैं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवा दिया था, ठीक है। फिर हमारा इनकम इलास्टिसिटी रहता है, क्रॉस इलास्टिसिटी रहता है, ठीक है। और एक टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी होता है, ठीक है, वो भी आज कवर अप कर लेंगे। मतलब अभी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चल ही रहा है, हमने एक ही फॉर्मूला देखा था, प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड, ये सारे। अब हम ज्योमेट्रिक मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड की हेल्प से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही निकालना सीखेंगे। मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के ना 4 तरीके थे, परसेंटेज मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो 2 का डिस्कशन हो चुका था, प्रोपोर्शनेट का और परसेंटेज का। आज हम ज्योमेट्रिक मेथड करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड करते हैं, और टाइम रहा तो उसमें इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी भी देख लेंगे, ठीक है। बाकी कल तो एनी हाउ आपका डिमांड खत्म होगा ही होगा, ठीक है। फिर हम सप्लाई स्टार्ट कर लेंगे। जो ये आपका चैप्टर 2 है उसमें 3 यूनिट है, डिमांड, सप्लाई और कंज्यूमर बिहेवियर। तो इन तीनों को खत्म करने के बाद ही हम एमसीक्यूज सारों का कंबाइन जो भी होगा वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। बीच बीच में हर एक यूनिट का सेपरेट जो एमसीक्यूज है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, एक बार वो खुद भी करना ट्राई, जब हम कर लेंगे एक बार ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। यहाँ पे जो हम एमसीक्यूज करेंगे ना वो आपके मटेरियल के होंगे, ठीक है। तो उसको नहीं छोड़ना है हमें, क्योंकि हमारा पैटर्न वही है। बाकी तो कहीं से भी एमसीक्यूज निकाल लो, ऑनलाइन निकाल लो, बुक से ले लो, प्रैक्टिस तो कितना भी कर लो कम ही लगता है, ठीक है।
तो कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं भेज दूंगा अलग से आपको। चलो ठीक है, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स आ चुके हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, करेंगे स्टार्ट ज्योमेट्रिक मेथड से। हेडिंग डालिए ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। जियोमेट्रिक मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड, इसी को हम बोलते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। किसी भी नाम से आपको पूछा जा सकता है, ज्योमेट्रिक या पॉइंट इलास्टिसिटी। मटेरियल में आपका ज्यादा स्ट्रेस दे रखा है पॉइंट इलास्टिसिटी पे, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को एक बार। अच्छा, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड में क्या है, अभी तक हमने न्यूमेरिकल्स थे, ठीक है, हमें प्राइस गिवन है, क्वांटिटी गिवन है, तो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल लेते थे, ठीक है। बट अब ज्योमेट्रिक मेथड में आपको क्या होगा, आपको यहाँ पे वैल्यूज गिवन नहीं होंगी, ना तो प्राइस की ना तो क्वांटिटी की, ठीक है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अगर प्राइस और क्वांटिटी गिवन ही नहीं है, तो हाउ वी कैन फाइंड आउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालेंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं ना, आपको यहाँ पे वैल्यूज नहीं दे रखी है, पर आपको यहाँ पे क्या होता है, डिमांड कर्व बना के दे देगा, ठीक है, एक डिमांड कर्व बना के दे देगा आपको और पूछेगा कि ये डिमांड कर्व है, ये लाइन है, ठीक है। अब इस डिमांड कर्व पे ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है, ठीक है। अब आप ये बताओ उस डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी कितनी होगी, क्योंकि हम सबको पता है डिमांड कर्व ना डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है, जो कि ऊपर से नीचे आ रहा होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। एक एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूँ, डायग्राम हम यहाँ पे बना ही लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो आपका ये ना एक डिमांड कर्व, ठीक है, ऐसा ही होता है, स्लोप्स डाउनवर्ड, ठीक है। इस पे मैं 5 पॉइंट बना देता हूँ, ए, बी, सी, डी और ये ई, ठीक है। ये आपका डिमांड कर्व है और इस डिमांड कर्व पे ना ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा यहाँ पे कि इन डिफरेंट पॉइंट्स पे डिमांड कर्व की जो है ए बी सी डी ई, इन डिफरेंट पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी कितनी होनी चाहिए डिमांड की। अब डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी हमने पढ़ ली है, 5 केस थे। परफेक्टली इलास्टिक, जब आपका इलास्टिसिटी इंफिनिटी होता है, ठीक है। दूसरा केस था परफेक्टली इनइलास्टिक, जहां पे आपका डिमांड चेंज नहीं होगा, दैट इज ईडी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर आपका था हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक डिमांड के केस में क्या होता है, जो हमारा इलास्टिसिटी होता है डिमांड का वो ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है, कि हम छोटा सा चेंज करेंगे प्राइस में तो हमारा जो डिमांड है वो ज्यादा बदल जाएगा, ठीक है। इलास्टिसिटी आपकी इक्वल टू 1 थी और इलास्टिसिटी आपकी लेस देन 1 थी। 5 डिग्रीज हमने देख लिए थे, इससे ज्यादा तो होगा नहीं, केसेस बनते नहीं थे, तो इसीलिए मैंने 5 पॉइंट्स ही रखे हैं कि ये पांचों डिग्रीज ना इस पे फिट बैठ जाए। पर अब हमें ये देखना है कि किस केस में, किस पॉइंट पे मैं बोलूं इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 या इंफिनिटी और 0, ठीक है। तो हमें यही मेजर करना है इसमें। तो इसीलिए इस ज्योमेट्रिक मेथड को ना हम पॉइंट मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि आप एक हर एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। आपको पॉइंटर्स दे दिए गए हैं, अब आप इस सेपरेट पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर्मूले पे बाद में आते हैं, कुछ बेसिक्स बातें लिख लेते हैं, ठीक है। पहली बात आपका ये है, अगेन मार्शल का ही कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, उन्होंने ही डेवलप की है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की थ्योरी। तो इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी के सब मार्शल ने ही दिए हैं, ठीक है।
तो ज्योमेट्रिक मेथड जो है ना, इको में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इकोनॉमिस्ट्स के नाम याद रखो। कुछ कुछ के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ना एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। ज्योमेट्रिक मेथड इज गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल, ठीक है, गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल। मार्शल ने ही दिया है ये कॉन्सेप्ट को। सेकेंड पॉइंट जो है ना वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका ये कहता है कब आप मतलब बता सकते हो, कब आप ये बोल सकते हो कि हम पॉइंट मेथड लगाएंगे, हम ज्योमेट्रिक मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो उसका तरीका है when there is infinitely when there is infinitely small changes in price, small changes in price and demand, then point elasticity method will use. Then point elasticity method will be used. और ज्योमेट्रिक मेथड कुछ भी बोले, ठीक है, विल बी यूज। तो पहली बात तो आपकी ये हो गई। देखो, अंडरलाइन करना इस वर्ड को, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंजेस इन प्राइस एंड डिमांड। ये तरीका है पता लगाने का। एमसीक्यूज में पूछा गया है ये क्वेश्चन, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड कब सूटेबल है लगाना। आपको केसेस दे देंगे, जब प्राइस 50% बढ़ रहा है या घट रहा है, जब प्राइस हमारा 80% बढ़ रहा है या घट रहा है, या जब आपको बोलेंगे प्राइसेस सिर्फ 5 या 10% बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे खुद सोच सकते हो कि जो सबसे स्मॉल चेंजेस हैं वो 5 या 10% हमें दिख रहा है, ठीक है। 50% तो बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं, ऑलमोस्ट डबल हो गया। 50% से ग्रेटर जितने भी परसेंट है वो तो आपके बहुत बड़े चेंजेस हो गए ना, ठीक है। जब चीजें आधी से ज्यादा महंगी हो जाए, उसका रेट आधे से ज्यादा हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है हम उसका कंजम्पशन ऑलमोस्ट निल ही कर देते हैं, होल्ड पे कर देते हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइटली स्मॉल चेंजेस का मतलब क्या है, चेंजेस तो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, पर स्मॉल रहेंगे। 2% भी हो सकता है, 3% भी हो सकता है, 4% भी हो सकता है, इनफाइनाइटली कितना भी हो सकता है। पर लेकिन वी विल अज्यूम कि स्मॉल चेंजेस हम कंसिडर करेंगे, बड़े चेंजेस कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इनफाइनाइटली चेंजेस इज पॉसिबल, बट स्मॉल वाला कंसिडर किया जाएगा, जो छोटे चेंजेस हैं, ठीक है। तो इसी पे आपको फोकस रखना है कि जब भी आपका प्राइस या डिमांड ज्यादा चेंज ना हो, बहुत कम परसेंट से चेंजेस हो उसमें, ठीक है, स्मॉल परसेंटेज चेंजेस हो, तो आपका वहां पे पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड लग जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम सीधा आते हैं फॉर्मूले पे। वो मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया था, बट एक बार मैं फिर यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। हमें निकालना क्या है, वही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ईपी इज रिप्रेजेंटेड बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो होता है ना वो होता है लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। लोअर सेगमेंट जो है आपका डिमांड कर्व का, वो तो पॉइंट्स पे जाके पता चलेगा, ठीक है। और अपर सेगमेंट क्या है, उन दोनों का हम डिवाइड कर दें तो हमारा यहाँ पे इलास्टिसिटी निकल जाती है, ठीक है। अब या तो ये भी हो सकता है, आपको चलो क्वेश्चन में दे दिया लोअर सेगमेंट इज 50 एंड अपर सेगमेंट इज 100। तो सिंपली आप क्या कर दो, 50 डिवाइड बाई 100 कर दो, ठीक है, आपका 0.5 आ जाएगा। 0.5 विल बी योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। या तो ये हो सकता है, पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि इसमें ना वैल्यूज हम कंसिडर नहीं करते। आपको क्वेश्चन इसमें से क्या पूछा जा सकता है, या तो डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ ले, जैसे हमने ये अभी लिखा, ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्या करे, या तो आपको वो एक डायग्राम बना के दे दे और उस पे पॉइंट्स डाल दे, 1 या 2 पॉइंट डाल दे और आपको पूछ ले बताओ इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितनी होगी बाय दिस मेथड, ठीक है।
तो तब आपको ये ऑप्शंस में से फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर वो हम एक बार निकालते हैं, कैसे पता चलेगा तो वो देखते हैं, ठीक है। ओके, फॉर्मूला मिल चुका है, अब हम मेजर करेंगे कि इस डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी क्या होगी। लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट ए फर्स्ट। हम ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। डिमांड कर्व का जो सबसे पहला पॉइंट है, हेडिंग डालेंगे मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी बाय ज्योमेट्रिक मेथड। मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी, सिंपली लिख दो मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी। अब हम मेजर करने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी। पहला कंसीडर करो केस वन। केस वन में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मुझे ये बताओ एट पॉइंट ए, जो हमने ऊपर डिमांड कर्व बनाया है उस पे जो पॉइंट ए है उस पे इलास्टिसिटी क्या होगी। एट पॉइंट ए व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलो, इलास्टिसिटी हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि इस डिमांड कर्व का लोअर सेगमेंट क्या है और अपर सेगमेंट क्या है। आप हो प्रेजेंट किस पॉइंट पे, ये देखो, आप प्रेजेंटली ए पॉइंट पे हो, ठीक है। तो ए पॉइंट के नीचे जितने भी पॉइंट हैं वो सारे आपके लोअर सेगमेंट हो गए। तो आपको पता है ए से लेके ई तक आपका लोअर सेगमेंट है, ठीक है। ए के नीचे बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, ई भी आ गया, ये सारे पॉइंट आपके क्या है, लोअर सेगमेंट। तो आपका ए ई जो एरिया है ना, ए ई, दैट मीन्स ये पूरा पूरा का पूरा कर्व अंदर का, ठीक है, वो आपका लोअर सेगमेंट है। क्योंकि मैक्सिमम हम ए के नीचे तो बी सी डी और ई ही देख सकते हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा कर्व आ गया इसमें। अपर सेगमेंट क्या है ए के ऊपर, तो ए के ऊपर तो कुछ दिख ही नहीं रहा, ए के ऊपर तो और कोई पॉइंट ही नहीं है, ए ही तो हाईएस्ट है। तो जब कुछ है ही नहीं ए के ऊपर तो अपर सेगमेंट हम जीरो मान लेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आपके पास ऊपर एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है। हम सपोज कर रहे हैं कि हमारा जो ये ए ई कर्व है ना, इस पे तो वैल्यूज है, तो ऊपर एक वैल्यू है बट नीचे जीरो है। आप मुझे बताओ कोई भी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ऑप्शन में, आंसर में हमें क्या मिलेगा, समथिंग डिवाइड इनफाइनाइट। बाय जीरो। सर यस, जीरो जीरो। आप लोग जीरो बोल रहे हो आंसर। इनफाइनाइट इनफाइनाइट। वेरी गुड, इनफाइनाइट, वेरी गुड। आर्यन ठीक है, सौरभ ठीक है, सबका ही सही होगा। जीरो डिवाइड बाय समथिंग जीरो होता है, बट समथिंग डिवाइड बाय जीरो इज इंफिनिटी। वी कैन नॉट काउंट, हमें नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा ना ये इंफिनिटी होगा, ओके। यस, सबका सही है, इंफिनिटी। तो आपको मिल तो गया है, एट पॉइंट ए योर इलास्टिसिटी विल बी इंफिनिटी, ठीक है। तो इंफिनिटी जब इलास्टिसिटी होती है तो हम उसको कौन से नाम से जानते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब प्राइस में कुछ भी चेंजेस कर लो, हमें नहीं पता डिमांड में कितना चेंज हो जाए, वी आर इनफाइनाइट, ठीक है। तो एट पॉइंट ए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इंफिनिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तरीका है, अब आप समझ गए होंगे कि कैसे मेजर करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। लेट्स कंसिडर सेकेंड केस at point B, at point B, ठीक है। at point B हम मेजर करना चाह रहे हैं इलास्टिसिटी को, तो हमें पता है कि लोअर सेगमेंट जो है B पॉइंट पे, वो B से लेके E वाला एरिया है, राइट। आप देखना उस डिमांड कर्व में यही है, यहाँ पे भी ड्रॉ कर देता हूँ एक बार, समझाने में ठीक रहता है। ओके, तो एट पॉइंट बी हम देख सकते हैं नीचे वाला जो एरिया है वो है हमारा बीई, लोअर सेगमेंट, ठीक है। और अपर सेगमेंट क्या हो गया, बी ए या ए बी, कुछ भी लिख लो, ठीक है। ये हमारा अपर सेगमेंट हो गया, बी के ऊपर एक पॉइंट है, तो ए से लेके बी का जो एरिया है वो अपर सेगमेंट का है।
आप खुद सोचो ज्यादा चेंजेस किस में है, लोअर सेगमेंट में या अपर सेगमेंट में? हमें साफ साफ दिख रहा है जो अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट, राइट? लोअर सेगमेंट में ज्यादा गैप है, एज वी कैन सी बी से लेके ई का जो गैप है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ए से बी। तो आप खुद सोचो बच्चे, जब ऊपर एक बड़ा नंबर हो और नीचे एक छोटा नंबर हो, ठीक है, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो ग्रेटर देन 1 ही होगी। यहाँ पे मैंने अज्यूम कर लिया कि अपर वाला मेरा 2 है और नीचे वाला 1 है, ठीक है, तो मुझे जो वैल्यू मिली वो हुई 2 एंड 2 इज ग्रेटर देन 1, वी नो, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, ये जस्ट समझाने के लिए था, ओके। तो जब हम लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट करेंगे तो योर इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। एंड इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 तो हम इसको बोलते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड, हाईली इलास्टिक डिमांड, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब हमें पैटर्न पता चल गया, चलो फटाफट से सॉल्व करते रहते हैं। केस 3 विच इज एट पॉइंट सी। अब आप खुद देख सकते हो पॉइंट सी जो है, ठीक है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक दोनों में सेम गैप है, ठीक है, दोनों में गैप सेम है। सी के नीचे भी 2 पॉइंट है डी और ई, और सी के ऊपर भी 2 पॉइंट है ए और बी, ठीक है। तो ये हो गया सीई डिवाइड बाय सी ए, ओके। तो अगर सीई 2 है तो सी ए भी 2 है क्योंकि दोनों में सेम गैप है, ठीक है। तो 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1, समझाने के लिए था। तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी मिलेगी वो होगी इक्वल्स टू 1। इक्वल्स टू 1 पे जो इलास्टिसिटी होती है वो होती है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में आपका डिमांड कर्व का जो शेप होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। केस 4 एट पॉइंट डी। चलो बताओ पॉइंट डी पे हमारा क्या होगा इलास्टिसिटी? आप ही लोग बताओगे। लेस देन 1। यस, लेस देन 1, क्योंकि ऊपर वाला जो पोर्शन है वो छोटा है और नीचे वाला जो पोर्शन है वो बड़ा है। तो इफ आई एम सपोज मैं इसको 1 ले लेता हूँ और ऊपर वाला पोर्शन बड़ा है तो इसको मैंने 2 ले लिया है, ठीक है। तो 1 इज डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 0.5 व्हिच इज लेस देन 1, ठीक है, समझाने के लिए था अगेन। तो इन केस ऑफ एट पॉइंट पी डी योर इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा लेस इलास्टिक डिमांड, या इनइलास्टिक भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है, लेस इलास्टिक डिमांड। अब केस 5 में बताओ बेटा क्या होगा एट पॉइंट ई? इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, नॉट इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। ई पॉइंट के नीचे, यस करेक्ट रितिका, ठीक है, ई पॉइंट के नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है। ई इज द लास्ट पॉइंट, लोअर सेगमेंट उसका बचा ही नहीं के आगे, तो लोअर सेगमेंट इज 0, ठीक है। अपर सेगमेंट जो ई के ऊपर है वो पूरा का पूरा ए ई पोर्शन है। तो अभी मैंने आपको बताया 0 डिवाइड बाय समथिंग इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी हुई वो ही इक्वल्स टू 0, और इलास्टिसिटी 0 कब होती है? जब हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होता है। 0 होने का मतलब क्या है? कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं डिमांड में, ठीक है, कितना भी चेंज कर लो प्राइस में, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो दीज आर दी केसेस जो हम बता सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो अब अगर क्वेश्चन में एमसीक्यू में एक डायग्राम आपको दे दे, ठीक है, और आपसे पूछने बताओ इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितनी है, तो कभी भी घबराना नहीं, ठीक है, चुपचाप मेजर कर लेना, पॉइंट देख लेना, उस पॉइंट के नीचे वाला जो एरिया है वो कितना है, उस पॉइंट के ऊपर वाला जो एरिया है वो कितना है, ठीक है, उसको डिवाइड कर देना, अपने आप ही पता चल जाए, ठीक है।
कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं, ये छोटी सी बात थी। ओके, तो बहुत सिंपल है। इसका जो एमसीक्यू बनता है वो यही बनता है मैक्सिमम, या तो सीधा सीधा वो फॉर्मूला पूछ ले, या वो सीधा सीधा हमें डायग्राम बना के दे दे और पूछ दे इस पॉइंट पे बताओ इलास्टिसिटी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हो गया है। ठीक है, एक बार सब यस का मैसेज कर दें चैट बॉक्स में, सो दैट कि हम आगे बढ़ जाएं। ठीक है, मुझे पता चलना चाहिए बेटा समझ में आ रहा है आप लोगों को। ओके, वीडियो ऑन रखेंगे यार सारे। ठीक है, वीडियो ऑन रखो प्लीज। सब वीडियो ऑन रखेंगे। आज ध्रुव की भी वीडियो ऑन नहीं है क्या? ध्रुव ही एक जो मुझे हमेशा वीडियो ऑन में दिखता है। कांट सी योर फेसेस यार, गाइस कम ऑन, वीडियो ऑन कर लो। चलो, फेसेस दिखने चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए सामने बच्चे पढ़ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड कवर कर लेते हैं इसके बाद। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, चलिए हेडिंग डालेंगे। ओके, इसके बाद जो हमारा मेथड है ना, उसका नाम है बेटा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, या हम इसको टोटल आउटले मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब आई डोंट नो, मेरे ख्याल से माइक्रो में से ये वाला हटा दिया, ये पोर्शन है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल आउटले मेथड। हम इस मेथड से भी ना इलास्टिसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल आउटले मेथड। पर केसेस हमारे पास तीन ही मिलेंगे यहाँ पे। जो वो दो इमेजिनरी सिचुएशंस थे ना, परफेक्टली इनइलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक के, वो नहीं होंगे। ठीक है, वो इस पोर्शन में नहीं होगा। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, पॉइंट्स कुछ लिख लेते हैं इसमें, इंट्रोडक्शन लेंगे। अब देखो, ये नेशनल इनकम का टोटल आउटले मेथड नेशनल इनकम में तो नहीं है, नेशनल इनकम में नहीं आ रही है। अरे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का मेथड था ना 12th में। टोटल आउटपुट में आउटपुट मेथड था, इनकम मेथड था, और एक्सपेंडिचर मेथड था। आउटले मेथड नहीं था कुछ भी। वो जो आप कह रहे हो ना एक्सपेंडिचर के नाम से, आपको ध्यान रखा, एक्सपेंडिचर फेज होता है हमारा वो ना डिस्ट्रीब्यूशन फेज, एक्सपेंडिचर फेज, और यस सर, हाँ और इनकम हमारा मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। यस, वो हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के फेजेस होते हैं, मेथड होते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। यस करेक्ट। बट यहाँ पे ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के रेफरेंस में हम समझ रहे हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक इंट्रो दे दूं आपका, इसका है क्या। देखो, हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या मेजर करते हैं? हम यही मेजर करते हैं ना, प्राइसेस में कितने चेंजेस हुए, उसकी वजह से डिमांड में क्या चेंज हो। ठीक है, यही मेजर करते हैं हम। पर आपको पता है कि अगर आप प्राइस में चेंजेस करोगे तो क्वांटिटी में चेंज होना ही होना है। अगर ये क्वांटिटी में भी चेंज हुआ तो उससे फर्क कहाँ पे पड़ेगा? फर्क पड़ेगा आपके एक्सपेंडिचर पे। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कंजम्पशन। ठीक है, खर्चा जो है ना गुड्स एंड सर्विसेज पे, हम किस तरीके से कर रहे हैं, कितना पोर्शन जो है इनकम का वो हम एक्सपेंडिचर पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी पता है जब आप प्राइस या डिमांड में चेंज करते हो तो उससे आपका एक्सपेंडिचर भी बदल जाता है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर जब बदलेगा तो हम ये देखेंगे कि किस तरीके से बदल सकता है। ठीक है, अगर मैंने प्राइस को बढ़ाया तो डिमांड कम हुई। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए, ये वाली बात है देखने वाली, ये हमें मेजर करना है। ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं एक बार। तो चलो एक इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट तो इसमें आप ये लिख लो, responsiveness of demand in relation to a price, in relation to a change in price
determines the change in expenditure, the change in expenditure of a consumer. एक कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है जब आप प्राइस या क्वांटिटी में चेंजेस कर दोगे तो। ओके, ये बात है। दिस इज योर इंट्रो। आगे बढ़ते हैं, केसेस हमारे देखते हैं और उस केसेस में हम देखेंगे एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंट केसेस जो है ना हमारे पास वो ये है, 3 केसेस आपको मिलेंगे इसमें एक्सपेंडिचर मेथड से मेजर करने के लिए। ठीक है, तीन केसेस होते हैं। पहला केस है व्हेन इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, व्हेन इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 और व्हेन इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1। ओके, ये 3 केस आपको दे दिए जाएंगे और आपको बोलेंगे कि बताइए जब हमारा डिमांड हाईली इलास्टिक होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा एक्सपेंडिचर पे। ठीक है, उसके लिए मेजर करना पड़ेगा। ओके, अब इस केस में क्या होता है ये अब बार बार बताने की तो जरूरत मुझे है नहीं। इलास्टिसिटी इज व्हेन ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब क्या है कि हमने छोटा सा चेंज किया प्राइस में, उसकी वजह से डिमांड में ज्यादा चेंज हो गया। यही कहता है हाईली इलास्टिक डिमांड। ओके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन का मतलब ही यही है कि योर डिमांड इज योर चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन दी चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो एक केस लेते हैं जहां पे देखते हैं कि हमने प्राइस में थोड़ा सा चेंज किया और उस पर क्वांटिटी इतना चेंज हो गया, तो उसकी वजह से एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ा। टेबुलर फॉर्म में इसको बना लेंगे। सपोज करो ये P है, ये क्वांटिटी है। ठीक है, और यहाँ मैं टोटल एक्सपेंडिचर निकालूंगा। टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है, अगर प्राइस और क्वांटिटी मैं दे दूं आपको तो क्या आप एक्सपेंडिचर निकाल सकते हो। सिंपल है, एक्सपेंडिचर निकलता है प्राइस इनटू क्वांटिटी करके। ठीक है, ऊपर लिख लो फॉर्मूला, प्राइस इनटू क्वांटिटी। भाई तुम्हारा खर्चा किसके बराबर होगा, जितनी क्वांटिटी तुम खरीद रहे हो मल्टीप्लाई बाय प्राइस। ठीक है, जो तुम वैल्यू पे कर रहे हो वही तो तुम्हारा खर्चा है। वेरी गुड आर्यन। ठीक है, ओके, तो सपोज करो पहले प्राइस हमारा 5 था। ठीक है, उस पे जो क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहा था वो था 10। ठीक है, अब मैंने प्राइसेस को ना 20% कम कर दिए। सपोज करो मैंने ये 4 कर दिया इसको। ठीक है, उसकी वजह से जो डिमांड है ना वो 50% बढ़ गया। ठीक है, तो अब हम एक्सपेंडिचर पे इसका इफेक्ट देखते हैं। अब यहाँ पे प्राइसेस कम हो रहे हैं तो डिमांड ज्यादा हो रहा है। ठीक है, एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे 50 रुपीज खर्चे हो रहे हैं। जब हमारा प्राइस 4 हो गया तो क्वांटिटी हम 15 यूनिट खरीद रहे हैं, तो ये हमारा 60 यूनिट्स हो गया, 60 रुपीज। ठीक है, एक्सपेंडिचर जो होता है वो रुपीज की टर्म्स में होता है। ओके, तो आपका ये एक इम्पॉर्टेंट था, ये बताना ये यूनिट्स में होगा और ये रुपीज में ही होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हमने 20% डिक्रीज किए हैं प्राइसेस को, प्राइसेस जो है वो 20% डिक्रीज हो गए हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो 50% बढ़ गया है। तो आप खुद देख सकते हो कि जो डिमांड है वो 50% है और जो चेंज इन प्राइस है वो 20% है। दैट मीन्स इट इज द केस ऑफ हाईली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो हाईली इलास्टिक डिमांड के केस में जो एक्सपेंडिचर है वो हमेशा प्राइस के अपोजिट मूव करता है। रिलेशनशिप आपको पूछेंगे, नेक्स्ट लिखो यहाँ पे नोट करके, आपसे पूछेंगे what will be the effect, what will be the relation between price and total expenditure in case of highly elastic demand। तो जो यहाँ पे रिलेशन है ना प्राइस का, रिलेशन बिटवीन
प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। वो कैसा है वो आप खुद देख सकते हो, ऑपोजिट है। प्राइसेस कम करोगे तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना इनवर्स रिलेशनशिप या अपोजिट रिलेशन, कुछ भी लिख लो, नेगेटिव लिख लो। बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये नोट करना है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसपे एमसीक्यूज बनते हैं। ये तो बस समझाने के लिए था, ठीक है। रिलेशन आपसे पूछता है कि इन केस ऑफ हाईली इलास्टिक डिमांड, ओके, आपका टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस में क्या इफेक्ट होगा, क्या रिलेशन होगा। तो अपोजिट रिलेशन होगा। अपोजिट का मतलब है अगर मैं प्राइसेस को कम कर दूं तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, प्राइसेस को ज्यादा कर दूं तो टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। और बेटा ये होता इसलिए है क्योंकि बीच में क्या है, क्वांटिटी, ये इफेक्ट डाल रही है। प्राइस में चेंजेस, प्राइस को आपने कम किया तो क्वांटिटी आप ज्यादा खरीद रहे हो, तो भाई तुम क्वांटिटी ज्यादा खरीदोगे तो तुम जितना पहले पे कर रहे थे उतना ही पे करोगे, या उससे कम पे करोगे, या उससे ज्यादा पे करोगे। नॉर्मल सी बात है, क्वांटिटी ज्यादा खरीदोगे तो पे भी ज्यादा करोगे ना, ठीक है। एक प्रोडक्ट तुम्हें 10 रुपए पे मिल रहा था तो तुम उसकी 20 यूनिट्स खरीद रहे थे, ठीक है, तो तुम्हारा 200 प्राइस था, ठीक है। अगर अब मैं प्राइसेस कम कर दूं, 10 से 8 कर दूं, तभी भी क्या 20 यूनिट ही खरीदोगे। नॉर्मल सी बात है, अगर प्राइस कम किए हैं मैंने तो तुम क्वांटिटी उसकी ज्यादा खरीदोगे बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। तो अगर मैंने प्राइस को 8 रुपए कर दिए तो सपोज करो आपने 25 यूनिट्स खरीदना स्टार्ट कर दिया एक कमोडिटी का, ठीक है, और सपोज करो उससे ज्यादा ही कर लिया आपने, ठीक है। 25 अगर हम करते हैं तो वो ये वाला केस हो जाएगा, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू 200 ओनली। मान लो आपने 30 यूनिट्स खरीदना स्टार्ट कर दिया, तो नॉर्मल सी बात है 8 इंटू 30 इज 240, ठीक है। तो पहले आप 200 रुपए दे रहे थे, अब आप 240 रुपए दोगे, तो नॉर्मल सी बात है आपका एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, ठीक है। तो प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप इसीलिए होता है बिकॉज क्वांटिटी बीच में जो है ना वो भी अपोजिटली मूव कर रही है प्राइस को। आगे देखते हैं, इन केस ऑफ लेस इलास्टिक डिमांड, बनाओ भाई प्राइस, क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर। लेस इलास्टिक के केस में जो डिमांड कर्व होता है वो ज्यादा चेंज नहीं होता प्राइस में कितना भी चेंज कर लो। मतलब क्या है, प्राइसेस को अगर हम ज्यादा बढ़ा दें ज्यादा परसेंट से, तो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा परसेंट से नहीं बढ़ेगी या घटेगी, व्हाटसोएवर विल बी द केस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डिमांड जो है वो ना लेस रिस्पॉन्सिव है टुवर्ड्स चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो सपोज करो आपने 10% इंक्रीज कर दिए प्राइस, तो आपका जो डिमांड है ना वो सिर्फ 5% ही कम हुआ, ठीक है, ज्यादा कम नहीं हुआ। अब ये कौन से गुड्स के केस में होता है वो हम सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ फिगर्स ऐसी लेंगे जो हमें लेस इलास्टिक डिमांड का केस दिखाए, ठीक है। तो सपोज करो वही केस है, यहाँ पे 5 को ना, ये 5 प्राइसेस थे और उसके बाद में ये 4 हो गया, ठीक है। तो जब 5 था तब इनिशियली हम 10 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे और हम पे कर रहे थे 50 रुपीज, ठीक है। अब अगर मैंने प्राइसेस को 5 से 4 किए हैं तो कोई खास क्वांटिटी बढ़ी नहीं है, ठीक है। सपोज करो 11 ही हुई, 11 यूनिट्स आपने कंज्यूम कर दिया। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ बच्चे, ये जो चेंज है ना प्राइस में, ये 20% मैंने कम किए हैं, ठीक है। बट इसकी वजह से डिमांड जो मेरा ज्यादा हुआ है वो सिर्फ 10% का हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो डिमांड है उसका चेंज जो है ना परसेंट, वो कम है एज कम्पेयर टू चेंज इन प्राइस। So when change in demand is less than the change in price, this will be the case of less elastic demand, right? तो यहाँ पे जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है वो अब आप 44 रुपए पे कर रहे हो। और ऐसा बहुत सारा केस होता है, ये बेसिक नेसेसिटीज है कि आप प्राइसेस को कितना भी बढ़ाओ कितना भी कम करो, डिमांड में कोई खास चेंज नहीं होता। भाई तुमने कोई ज्यादा प्राइसेस कम थोड़ी ना किए हैं, 5 से 4 कर दिए, तो 5 से अगर 4 किए हैं तो जितना मैं पहले कंज्यूम कर रहा था करूंगा तो उतना ही, हाँ थोड़ा सा और इंक्रीज कर दूंगा क्योंकि उस कमोडिटी की डिमांड ऑलरेडी इतनी हाई होती है, ठीक है।
वो कम होती ही नहीं है। तुम क्या खाना खाना छोड़ दोगे, तुम नमक खाना छोड़ दोगे, तुम चीनी खाना छोड़ दोगे, तुम बेसिक राइस, व्हीट, ब्रेड, कमोडिटी जो है बेसिक नेसेसिटी जिसपे हमारा जीवन चल रहा है, उसको कंज्यूम करना बंद कर दोगे क्या? प्राइसेस में कितना भी कर दूं? तो ऐसा नहीं होता। ये वो गुड्स हैं जिनकी डिमांड ऑलरेडी हाई है, तो तुम प्राइसेस कम करो या ज्यादा करो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है? और पड़ा भी ना तो बहुत माइनर इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसा कि हमने यहाँ देख ही लिया है, ठीक है? तो इस केस में हमारा रिलेशन क्या हुआ, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का, देख सकते हो आप। दे मूव इनटू द सेम डायरेक्शन। प्राइसेस तुम कम करोगे, एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा, क्योंकि कोई खास क्वांटिटी परचेज नहीं हो रही। लोगों ने अपना एक्सपेंडिचर कोई खास नहीं बढ़ाया है, ठीक है? रादर देन कम हो गया है, क्योंकि उसका क्या हुआ है कि उसपे कोई ज्यादा क्वांटिटी परचेज नहीं हो रही उसकी, ठीक है? तो दैट इज वाई रिलेशन जो है ना, रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, ये आपका पॉजिटिव रिलेशन होगा। यस, सेम पॉजिटिव रिलेशन और सेम चेंज इन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। तो जब पूछे ना एमसीक्यू में कि बताओ जब लेस इलास्टिक डिमांड का केस है तो टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशन होगा, तो आप लिख देना सेम रिलेशन या पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है? जो भी एमसीक्यू में पूछे। अब हम आते हैं इक्वल्स टू के केस पे। इक्वल्स टू के केस में आपका जो डिमांड है वो आपका यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होता है, ठीक है? इसमें जितना चेंजेस प्राइस में हो रहा है उतना ही चेंज हमारा क्वांटिटी में भी होगा, और उतना ही चेंज हम देखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या होता है, ठीक है? अरे ये तो डायग्राम मैंने दो ही डायमेंशन दिए, पी क्यू और ये टोटल एक्सपेंडिचर। चलो बताओ, अब हमारा इसमें क्या है। सपोज करो आप पहले 5 प्राइस था, 5 रुपए, फिर हमने घटा दिए। पहले हम 4 यूनिट्स खरीद रहे थे, अब हम 5 यूनिट्स खरीद रहे हैं, ठीक है? 5 4 20, 4 5 20, दिस इज इक्वल। तो यहाँ पे भी हमने 20% डिक्रीज किए हैं प्राइसेस, और वहां पे जो डिमांड है वो भी 20% से इंक्रीज हुआ है, राइट? 20% चेंजेस है दोनों में, ठीक है? ये 5 से 4 हो गया, वो 4 से 5 हो गया। तो आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है ना वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है? तो रिलेशन क्या होगा यहाँ पे, इसमें आप लिख लेना एनी चेंज इन प्राइस नॉट एनी, इट्स चेंज इन प्राइस। एनी चेंज इन प्राइस तो मतलब हम कुछ भी चेंजेस कर लें, नो, कुछ भी नहीं। जितना प्राइस में चेंज उतना ही डिमांड में चेंज, दोनों का इक्वल होना चाहिए, ठीक है? तो चेंज इन प्राइस विल लीड टू कांस्टेंट। हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा ना वो कांस्टेंट रहेगा, ये ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है? तो ना अपोजिट है ना इनवर्स है, मतलब कोई चेंज ही नहीं है यहाँ, ठीक है? टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्राइसेस में चेंज होने की वजह से, ठीक है? अगर आप जितना प्राइस में चेंज कर रहे हो उतना ही क्वांटिटी पे जब चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि एडिशनल कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ ना, जितना पहले डिमांड था प्राइस के उतना ही अभी भी है। 20% इंक्रीज किया था, 20% डिक्रीज हुआ डिमांड, ठीक है? तुमने 50% डिक्रीज किए थे प्राइसेस, 50% से डिमांड बढ़ गई। तो कोई खास ना तो एडिशन हो रहा है ना सब्ट्रैक्शन हो रहा है। जब प्राइस और क्वांटिटी दोनों ही कांस्टेंट रेट से बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी सेम ही रहेगा। टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई चेंजेस क्यों आएंगे? नहीं आएंगे फिर, ओके?
तो ये एक केस होता है एक्सपेंडिचर मेथड में, जहां पे आपको बेसिकली यही पूछा जाता है कि जब ये 3 केसेस हैं तो बताओ भाई एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर मैं प्राइसेस को घटा दूं, बढ़ा दूं, ठीक है। अब पोर्शन तो आपको पता ही है, इलास्टिसिटी ज्यादा है तो पोर्शन जो होगा वो ज्यादा होगा डिमांड का एज कम्पेयर टू प्राइस। लेस इलास्टिक है तो डिमांड का जो चेंज होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू प्राइस, ठीक है। और यूनिटरी इलास्टिक में दोनों का जो चेंज होगा वो कांस्टेंट होगा, सेम हो, ठीक है। तो इस वजह से ये 3 इफेक्ट आपको ध्यान में रखना। दिस इज डन। आई होप ये टॉपिक क्लियर है सबको। आगे बढ़ सकते हैं हम। यस और नो, थम्स अप, कुछ भी बता दो मुझे, सो दैट हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, फाइन। चलिए बढ़ते हैं आगे। आई थिंक हम कर लेंगे आज, ये खत्म है ना। इसके बाद बस 2 टॉपिक्स और रहते, हो सकता है खत्म, अभी तो है 45 मिनट्स। चलो टाइम रहा ना तो कल थोड़े से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग कॉन्टिन्यूस क्लास लेते रहते हो क्या सुबह से लेके रात तक? बिकॉज सर तो चैट बॉक्स में भर भर के रखते हैं एकदम, अब क्लास, अब बैकअप क्लास। तो मतलब ऐसा है कि आप सब लोग सुबह से शाम तक, रात तक इनफैक्ट बिजी। ये आप लोग की क्लास होती है ना सबकी, मतलब या फिर और भी स्टूडेंट्स है जिनके होते हैं? अच्छा, अच्छा आप लोग बिजी हो एकदम सुबह से रात तक कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस। सही है, खूब प्रैक्टिस हो रही है जम के फिर। ठीक है, बिजी रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए जो कर रहे हैं, ठीक है। उसमें लिए तो आपको एकदम प्रैक्टिस अच्छे से चाहिए, तो एकदम खूब अच्छे से मेहनत करो और क्लियर करना है बस, और क्या है। बाकी यार इतना पढ़ना भी ना, कभी कभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना, मतलब पढ़ाई में मुझे भी है इंटरेस्ट, ऐसा नहीं है कि, इवन आई वाज टू स्टूडियस स्टूडेंट, तो मतलब रहा है। हाँ ओके, बट गैप में इंटरवल्स पे हो ना, यार पता है क्या है, सीए वाले स्टूडेंट्स ना बहुत पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, सुबह शाम उनका बैकअप हो जाता होगा। प्रोफेशनल कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स को बहुत पढ़ना पड़ता है, मैंने देखा है अपने फ्रेंड्स वगैरह को। इवन जब मैं भी फाउंडेशन का दे रहा था ना, तो स्टार्टिंग में खूब पढ़ना पड़ा था, ठीक है। हाँ, तब हमारा सीपीटी चलता था ऐसे, तो तो बेसिकली ओके, तो हाँ वो लोग काफी पढ़ते थे, मतलब हाँ 12th तक इतना नहीं पढ़ना पड़ता था। मुझे लगता है मैं 12th में ज्यादा पढ़ता था, और अब मेरी एफिशिएंसी कम हो गई है। मैंने 12th में बहुत मेहनत करी थी। ओके, फिर वो जो 12th का हैबिट था ना, वो सीए के स्टार्टिंग में था, फिर ठीक है सीपीटी वगैरह तक था, फाउंडेशन तक था, बट फिर वो गायब हो गया उसका। फिर कॉलेज लाइफ में आ गए, एम जो है वो एकदम डाइवर्ट हो गया कि नहीं भाई ये लाइन नहीं हो पाएगी, ये सीए वाली लाइन नहीं हो पाएगा मेरे से। बहुत ही ज्यादा ही एकदम इसमें स्ट्रेस है, कॉर्पोरेट लाइफ है, और एकदम ही बहुत ही ज्यादा इसमें हुआ है। 11th में कुछ नहीं पढ़ा है। 11th में कौन पढ़ता है? 10th पास करके जाते हैं, फिर होता है चलो अब 12th में करेंगे मेहनत, 12th में नंबर लाने। 11th में कुछ भी नहीं होता, 11th ऐसे ही जाती है, ठीक है। सही बात है। तो सीएस स्टूडेंट्स बहुत पढ़ते हैं यार, बहुत। एक तो उनका ये भी है ना कि क्राइटेरिया सेट है सीए स्टूडेंट्स वालों का, कि इंस्टीट्यूट ही बोल देता है कि हम इतने परसेंट निकालेंगे हर एक बैच में, ठीक है। तो भाई फिक्स्ड है, अगर तुम, पता है उसमें यही है, अगर तुमने ठीक किया भी है ना, तो भाई परसेंटेज अगर ज्यादा हुए तो हम क्या करें, हम परसेंटेज कम करते हैं वो लोग, इसीलिए इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग है, क्योंकि वो परसेंटेज इंक्रीज नहीं कर सकते ना। इतने से ज्यादा बच्चे अगर क्लियर करने लग गए तो फिर उनका क्राइटेरिया टूट जाएगा, एक तरीके से ब्रेक हो जाएगा। तो इसीलिए इतना ज्यादा टफ है ये, कि इतने ही स्टूडेंट्स हैं, इतना ही परसेंटेज वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एकदम कट थ्रोट कंपटीशन है, ठीक है, हर एक फील्ड में। एडमिशन क्यों देते हैं यार, पता है ये चीज तो वही है कि मतलब
ऐसा क्वेश्चन है ये कि मतलब एडमिशन तो हम ले रहे हैं, करना है, हाँ वही है और क्या है, यही है। क्योंकि पता है मैंने भी जो वो प्रोफेसर का एग्जाम क्लियर किया था ना, यूजीसी नेट का होता है, ठीक है। तो यूजीसी नेट का भी जो एग्जाम है ना, उसमें भर भर के एप्लीकेशन आते हैं, लाखों में अप्लाइड करते हैं लोग, ठीक है। ऑल ओवर सब्जेक्ट्स मिला के ना हर बैच में हर एक जो भी उनका होता है टर्म में जो एग्जाम्स लेते हैं, 2 बार होते हैं साल में, 10 लाख 9 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। और उसमें से उनका फिक्स्ड है कि जितने जितने लोगों ने एग्जाम दिया है ना, सपोज करो 10 लाख में से 8 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, तो 8 लाख में से सिर्फ 6% जो होंगे ना, उसको ही क्वालिफाई किया जाएगा। इवन ये उसमें भी सेट है, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग परसेंटेज जो होता है ना, परसेंटाइल जैसे हम बोलते हैं, वो इस तरीके से सेट करते हैं कि भैया इतना ही स्टूडेंट क्लियर कर पाए, इससे ज्यादा ना कर पाए, ठीक है। तभी वो कहते हैं कि डिपेंड नहीं करता कि मतलब तुम कितने क्वेश्चन ठीक करके आए हो, डिपेंड करता है कि तुम्हारे कंपेटिटर्स कितने ठीक करके आए हैं। अगर तो तुम उनके नजदीक हो, ठीक है, तो तुम भी क्लियर कर जाओगे। बट तुम्हारे और क्वालिफाई तो सब कर जाते हैं, ठीक है। क्वालिफाई के लिए तो परसेंट ही डाल रखा है 40%, ठीक है। 40% से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं तो मतलब 40% से ज्यादा ले आओ, सब क्वालिफाइड है। बट भाई 40% लाना इसका मतलब ये तो ना है कि सब क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर हम ये देखेंगे कि कंपेटिटर्स के कंपैरिजन में आपका क्या है। तो इसलिए फिर ऐसे परसेंटेज सेट किया गया कि इतना ही निकाला जाएगा। तो वही होता है बेटा, कमाई के लिए दुनिया चल रही है, बहुत अच्छी खासी कमाई हो जाती है, चाहे कुछ भी यहाँ पे कर लो, ठीक है। रोजगार मिलना है लिमिटेड लोगों को ही, हमारा वो अनएम्प्लॉयमेंट का दिक्कत, ठीक है। बस जब तक सफर है मेहनत करते रहो, निकल गए नहीं तो स्ट्रगल वाली लाइफ है, ठीक है। स्ट्रगल तो करना ही है, स्टार्टिंग में इतना अच्छा किसी को मिल नहीं जाता है, कुछ सैक्रिफाइस कुछ स्ट्रगल लगता ही है, ठीक है। बेटर से बेटर लाइफ लेने के लिए भी ना बहुत सैक्रिफाइसेस बहुत स्ट्रगल करने पड़ता है। बट हाँ, कुछ एम हो, कुछ बनना है तो बिल्कुल बन के दिखाना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज, आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, ओके। और इस पे भी एमसीक्यूज पूछा जाता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आपने पढ़ा हुआ है। जिन लोगों ने इको पढ़ा हुआ है ना, उन लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ओके। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो फैक्टर है वो है हमारा नेचर ऑफ ए कमोडिटी। नेचर ऑफ ए कमोडिटी, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, 10 मिनट में इसको खत्म करते हैं, आधे घंटे में वो 2 टॉपिक हमारा, इनकम इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। ओके, नेचर ऑफ कमोडिटी, अभी तक आप लोगों को पता चल चुका है नेचर ऑफ कमोडिटी 2 टाइप के मेनली हम लेते हैं, ठीक है। एक हमारा होता है लग्जरियस गुड्स, ठीक है, और एक होता है हमारा नेसेसिटीज, जिसपे जीवन टिका हुआ है, जिसके बिना काम नहीं चलेगा, नेसेसिटीज, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि लग्जरियस गुड्स के केस में और बेसिक नेसेसिटीज के केस में इलास्टिसिटी क्या होगी। चलो भाई बताओ, लग्जरियस गुड्स में क्या होना चाहिए इलास्टिसिटी, यूनिटरी इलास्टिक, हाईली इलास्टिक या लेस इलास्टिक। सर यूनिट यस बताएं, चैट बॉक्स में डाल दो बेटा, यहाँ पे ना वॉइस ब्रेक हो जाता है, अगर नेट का इशू रहेगा आपकी साइड से, चैट बॉक्स में डाल दो। रितिका, ओके ठीक है रितिका। ऊपर आर्यन ने जो बोला है ना लेस इलास्टिक, बेटा वो गलत है। जो लोग हाईली, ठीक है ओजस्विनी, राधिका करेक्ट। ध्रुव ठीक है, मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं हाईली इलास्टिक, वेरी गुड, हाईली इलास्टिक। आप खुद सोचो, लग्जरियस गुड्स है, ठीक है कृतिका, हाई लग्जरियस गुड्स है, लग्जरियस गुड्स कौन से होती हैं कि जिनके प्राइसेस में हम छोटा सा चेंजेस करेंगे डिमांड में ज्यादा चेंज हो जाएगा, जैसे अब एसी है, रेफ्रिजरेटर है, कार है,
ठीक है। अब क्या है कि इनके प्राइसेस में हम छोटा सा चेंज करें तो हम क्या सोचेंगे, यार रुक जाए, अभी अभी प्राइसेस बढ़ गए हैं, ठीक है, हमारी कोई खास जरूरत नहीं है, हम इसके बिना अभी लाइफ जी सकते हैं, ठीक है, अभी बजट नहीं है, तो थोड़ा टाइम रुक जाते हैं, जब सस्ते हो जाएंगे ना ये प्रोडक्ट, ठीक है, ये जो भी इनका है, तो तब हम इनको खरीदेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल लग्जरियस गुड्स में यही होता है कि जब तक हम ये नहीं देख लेते कि प्राइसेस में क्या चेंजेस हो रहे हैं, तब तक हम डिमांड को होल्ड करके रखते हैं। तो हाईली इलास्टिक के केस में क्या होता है, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, ओके, बिकॉज change in demand will be greater than change in price. परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। एसी के प्राइसेस सपोज करो 30,000 का एक एसी मिल रहा है, आप 40,000 उसके प्राइसेस कर दें, नॉर्मल सी बात है, लोग सोचेंगे यार रुक जाते हैं अभी, ठीक है, इस टाइम पे नहीं लेते हैं अभी, जब थोड़े सस्ते हो जाएंगे तब देख लेंगे, क्योंकि हमारी कोई खास जरूरत हो रही ना ये, ठीक है। तो इसीलिए जब तुम इसकी डिमांड इतनी ज्यादा बदल देते हो, छोटा सा चेंज कर दो प्राइस में, तो क्योंकि तुम्हारी जरूरत नहीं है, ये लग्जरियस है, ठीक है, इसके बिना भी लाइफ काटी जा सकती है, तो इसकी डिमांड हाईली होगी, ठीक है। नेसेसिटीज के केस में आपका डिमांड जो होता है वो होता है लेस इलास्टिक, क्योंकि इसमें कितना भी चेंज कर लो प्राइस में, इसकी डिमांड में चेंज ज्यादा नहीं होता, क्योंकि इसके बिना तो लाइफ नहीं चल सकता। लेस इलास्टिक डिमांड, दैट इज ईडी इज लेस देन 1, ओके। इसका मतलब क्या है, that your percentage change in demand is less than the percentage change in price. तुम बड़े से बड़ा चेंज कर दो प्राइस में, डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि खाना थोड़ी ना छोड़ दूंगा यार, तुम सॉल्ट के प्राइसेस 10 से 20 कर दो, 20 से 30 कर दो, 30 से 40 कर दो, सब्जी में नमक डालना छोड़ दे, हाँ, बिना नमक के ही खाना खा ले, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, डिमांड तो उसकी उतनी ही रहेगी। कुछ कंज्यूमर्स ग्रुप फॉल कर जाएंगे, वो लोग लो क्वालिटी पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, सब लोग टाटा सॉल्ट नहीं खरीदेंगे, ठीक है, कुछ और शिफ्ट हो जाएंगे वो लोग, बट लेकिन डिमांड जो है वो आप होल्ड नहीं कर सकते। आप ये बोल दो कि जितना पहले था उतना ही रखेंगे, ना ज्यादा करेंगे ना कम करेंगे, थोड़ी सी कम तो होगी, ठीक है, ठीक है, तो लेकिन एकदम जीरो नहीं हो जाएगा कि आप ये बोलोगे कोई चेंजेस ही नहीं, ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है, इतनी सी बात है बस। एग्जाम्पल्स आप लोग डाल सकते हो, मैंने बता ही दिया, बार बार क्या रिपीट करना है एक ही बात को, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड केस, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अगर किसी भी प्रोडक्ट के ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स हुए या कम सब्स्टिट्यूट्स हुए, तो वो भी इफेक्ट करता है हमारी इलास्टिसिटी को, ठीक है। तो दो केसेस इसमें भी बना लो, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स और नो सब्स्टिट्यूट्स। एक आप सपोज करो बहुत ही ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, एक आप सपोज करो कि सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, ठीक है। नो सब्स्टिट्यूट्स या लेस सब्स्टिट्यूट्स, कुछ भी हो सकता है केस, ठीक है, लेस सब्स्टिट्यूट्स भी लिख दो। इस केस में क्या है, जिस प्रोडक्ट की डिमांड की जा रही है उसके जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में हैं, उसके सब्स्टिट्यूट हैं, ठीक है। इस केस में क्या है, जिस प्रोडक्ट की हम डिमांड कर रहे हैं उसके जैसा मार्केट में और कोई है नहीं, ठीक है। वैसे तो आज के टाइम में बहुत कम ही प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर हम बेसिक नेसेसिटीज में देखें, जो हमारी लाइफ की जरूरतें हैं और जिसको हम सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं, वो हर एक प्रोडक्ट का कंपेटिटर तो है ही है, ठीक है। इवन लग्जरियस गुड्स में कंपेटिटर्स, ठीक है, तो बेसिक नेसेसिटीज में क्यों नहीं होंगे। तो देयर इज हार्डली एनी प्रोडक्ट जिसके कंपेटिटर्स नहीं है आज के टाइम में, सबके कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। तो आप खुद बताओ, अगर एक प्रोडक्ट जिसकी डिमांड आप कर रहे हो उसके सब्स्टिट्यूट्स में बढ़ा दूं,
उसके सब्सटीट्यूट्स में ज्यादा कर दूं, तो उसकी डिमांड क्या होनी चाहिए, हाईली इलास्टिक या लेस इलास्टिक? अगर किसी एक प्रोडक्ट के सब्सटीट्यूट्स बहुत ज्यादा अवेलेबल होंगे तो उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, हाईली इलास्टिक या लेस इलास्टिक? दिस इज द क्वेश्चन, बताइए। वेरी गुड, ठीक है। सौरभ उल्टा बोल रहे हो, रितिका आप भी उल्टा बोल रहे हो, ठीक है। राधा, ओके। आर्यन करेक्ट, ठीक है। ओजस्विनी क्या हुआ, कंफ्यूजन है क्या इसमें, आज रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा? सार्थक, बहुत रिस्पॉन्ड करते थे यार तुम तो, आज तो बैठे हुए हो। मयंक सिंह, नहीं बेटा मयंक गलत है ये, खुद सोचो। अभी मैं थोड़ा हिंट दे दूंगा ना तो सब सही बोलने लगेंगे, ठीक है? खुद सोचो। अब सुन लो, ठीक है? अब देखते हैं क्या है। कोक है, कोक और पेप्सी, ठीक है? अब ये जो कोक की डिमांड की जा रही है, तो कोक जैसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट है मार्केट में, थम्स अप है, पेप्सी है, ठीक है? इवन ज्यादा सब, चलो ये तो बहुत ज्यादा क्लोज सब्सटीट्यूट हो गए। हम लेस की भी बात करें ना तो उसके जैसा भी, जब कोक नहीं मिलता ना तो स्प्राइट भी चलेगा, ठीक है? बाकी सॉफ्ट ड्रिंक्स भी चलेंगे। तो मतलब क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक्स का जो मार्केट है ना उसमें क्लोज सब्सटीट्यूट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो आप खुद सोचो, अगर कोक की डिमांड आप कर रहे हो, आप कोक लेना चाहते हो, ठीक है? आप जाते हो कोक लेने, कोक का प्राइस आपको सपोज करो आपको पड़ रहा है, 1.5 लीटर का जो बॉटल है वो आपको मिल रहा है सपोज करो 80 रुपए पे। आपने बोला बहुत महंगा है, ठीक है? कह रहे हो आप देखता हूँ चलो इसके सब्सटीट्यूट्स के प्राइसेस क्या है, ठीक है? तो आपने देखा पेप्सी जो है 1.5 kg की बॉटल, वो आपको 70 रुपीज पे मिल रही है, ठीक है? तो आप खुद सोचो, कोक और पेप्सी में कोई हार्ड डिफरेंस तो होता नहीं है, टेस्ट सिमिलर है, कलर सिमिलर है, ठीक है? तो कोई खास डिफरेंस तो है नहीं उसमें, ओके? सेटिस्फेक्शन भी सेम देगा। तो हमने क्या देखा कि जब किसी प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो हम तुरंत शिफ्ट कर गए दूसरे वाले प्रोडक्ट। तो जिस प्रोडक्ट की मैं डिमांड कर रहा था, कितनी जल्दी मैंने उसकी डिमांड को बदल दिया, एक छोटा सा इंक्रीज करने से प्राइसेस पे। 70 से 80 रुपए का ही डिफरेंस था ना, 10 रुपए का ही डिफरेंस था। बेटा अगर 2 रुपए का भी डिफरेंस होता ना तो भी आप लोग वही लेते तो जो सस्ता मिलता आपको, ठीक है? यही हमारी कंज्यूमर की मेंटालिटी तो होती यही है कि अगर सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, ब्रांडेड प्रोडक्ट है, उसी की जैसा है, तो अगर 2 रुपए भी सस्ता मिल रहा है तो आप लोगे वही जो 2 रुपए का सस्ता जो सस्ता है, ठीक है, 2 रुपए से। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक प्रोडक्ट है उसके सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं और आपको पता है कि एक छोटा सा प्राइसेस में अगर इसके प्रोडक्ट में कर दूं तो तुरंत लोग जो है ना दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड करने लगे। तो यहाँ पे क्या है, डिमांड बहुत ज्यादा बदल जाती है एक प्रोडक्ट, ठीक है? आप खुद सोचो, अगर कोक के प्राइसेस 70 से 80 हो गए और पेप्सी का 70 ही रहा तो कोक की डिमांड ना बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे डिमांड कैसा है, अब बताओ, हाईली है या लेस है? हाँ, अब सब सही बोलेंगे। इन केस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट्स टू अ गिवन कमोडिटी, टू अ गिवन गुड वो होता है जिसकी डिमांड हम कर रहे हैं। हम अज्यूम करते हैं कि जो गुड्स हम खरीदना चाह रहे हैं वो गिवन गुड है, ठीक है? और उसके जैसा ही जो प्रोडक्ट है वो कॉम्प्लीमेंट्री या सब्सटीट्यूट्स। इन केस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट्स टू अ गिवन गुड, देयर विल बी हाई इलास्टिक डिमांड, हाई इलास्टिक डिमांड। और जिस प्रोडक्ट के सब्सटीट्यूट्स है ही नहीं या बहुत कम है तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस इलास्टिक होगा, लेस इलास्टिक डिमांड, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है ना। लेस इलास्टिक डिमांड, ईडी इज लेस देन 1 और यहाँ पे जो ईडी है वो ग्रेटर देन 1, राइट? क्योंकि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो जब किसी प्रोडक्ट के इतने सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है तो मुझे तो अल्टीमेटली उसके जो भी प्राइसेस होंगे मैं उसकी डिमांड रखूंगा ही रखूंगा, ठीक है? ज्यादा चेंज नहीं कर पाऊंगा, चेंज तो कर दूंगा बट ज्यादा चेंजेस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है?
तो यही हो गए सब्स्टिट्यूट, जिसके कम अवेलेबल होते हैं उसकी डिमांड पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। आई होप ये क्लियर है आपको। आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड पॉइंट, इनकम लेवल। इनकम लेवल ऑफ ए कंज्यूमर। अब आपको पता है कि इनकम भी अफेक्ट करता है डिमांड को, तो इलास्टिसिटी को भी अफेक्ट करेगा। इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर, जिन लोगों की इनकम ज्यादा होगी, आप खुद बताओ, उनके लिए किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड हाई इलास्टिक होगा या लेस इलास्टिक होगा? जिन लोगों की इनकम ज्यादा है, जिन लोगों की इनकम ज्यादा है, जो ज्यादा स्पेंड करते हैं, बहुत सारा पैसा है, तो उनके लिए भी किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड जो होगी वो हाईली इलास्टिक होगी या लेस इलास्टिक? सब उल्टा ही बोलते हो, गलत है यार। हाईली इलास्टिक कैसे हो जाएगी? करेक्ट कृतिका, ठीक है मयंक। अब वैसे बोलने लगेंगे सब लेस इलास्टिक, पर तुम्हें लॉजिक पता चला इसके पीछे क्या होगा? देखो, दो केसेस यहाँ पे भी होंगे। हाई इनकम ग्रुप वाले हैं, एक कंज्यूमर जो है वो हाई इनकम ग्रुप्स के हैं, और एक हमारे हैं लो इनकम ग्रुप्स के, या जो लोग कम कमाते हैं, ठीक है, व्हाटसोएवर इज द केस, लो इनकम ग्रुप्स। यार जो लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं, ठीक है, उनके लिए तुम 10 रुपए कर दो प्राइस, 20 रुपए कर दो, 50 रुपए कर दो, उनकी डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा? कुछ भी नहीं होगा। वो कह रहे मेरे को क्या है, मेरे पास तो मेरी पॉकेट में इतने सारे पैसे हैं, मैं ये प्रोडक्ट 10 रुपए पे ले रहा था, तो तू 20 कर दे, 30 कर दे, मैं अभी भी खाऊंगा, मैं अभी भी खरीदूंगा। ठीक है, तो जो ये बड़े लोग होते हैं, ठीक है, जो हाई सोसाइटी क्लासेस के हैं, जो ज्यादा कमाते हैं, रिच पीपल, ठीक है, हायर इनकम ग्रुप्स, ठीक है, तो इनके लिए मैकडी के, डोमिनोज के जो प्रोडक्ट हैं, ये 20% इंक्रीज हो, 40% इंक्रीज हो, 50% इंक्रीज हो, खाना थोड़ा ना छोड़ देंगे। डिमांड क्या ज्यादा चेंज कर देंगे ये लोग? नहीं, ये लोग जाएंगे ही जाएंगे। अरे आप और हम भी जाएंगे, मिडिल क्लास वाले लोग भी जाएंगे, बड़े लोग, है ना? हाँ, बड़े लोग। वो है कपिल शर्मा में जो वो था, वो नहीं था, एक जो कैरेक्टर था, पैसे की कमी नहीं है, ठीक है, पैसे की कमी नहीं है, तो वही वाला केस है यहाँ। बड़े लोगों के पास पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं है, तो तुम 20 रुपए करो, तुम 30 रुपए करो, तुम 40 रुपए करो, भरा वो खाना है ही, यूज करना ही है। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े, इंटरव्यू लिए जा रहे थे लोगों से, ठीक है, आधे एनसीडी तो इनके ही है। सही बात है, आधे मैकडी इनके ही है, सही बात है। अरे यार, हम आप जैसे लोग भी कोई थोड़ी ना इतना ज्यादा वो चेंजेस कर देते हैं। हाँ, हम लोगों का इतना हैबिट नहीं होता, हम लोग कभी कभी जाते हैं, ठीक है ना, ओकेजनली जाते हैं हम लोग। वो लोग ऑलमोस्ट हर वीकेंड अपना वो लोग आउटलेट्स पे बिताते हैं, ठीक है, तो उनके लिए कोई इतने खास चेंजेस नहीं है। हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम लोग गोलगप्पे वाले हैं, बिल्कुल। हम लोग वो है ठेले वाले भैया जो बेचते हैं ना, वो कंज्यूमर्स हैं हम उनके। तो भैया हमारे तो ठेले वाले भैया ही बहुत अच्छे हैं, उनके ही प्रोडक्ट बहुत टेस्टी होते हैं, ठीक है, तो वही ठीक रहता है। उसकी फीलिंग अलग है ना, वो कंज्यूम करने की। तो यही चीज होता है बेसिकली। यस। यार मुझे इस लाइन में ना बहुत मतलब काफी फनी था ये लाइन, हम गोलगप्पे वाले हैं। हाँ, हम गोलगप्पे वाले ही हैं। सिर्फ गोलगप्पे वाले नहीं है, आजकल ना हम इंडियंस ना गोलगप्पे से मोमोज पे ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, वी आर मोमो पीपल। तो हम लोग मोमोज पे बहुत ज्यादा शिफ्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम कंज्यूमर्स। मोमोज का मार्केट बहुत ज्यादा है इंडिया में, ठीक है, तो वही चीज है हमारे लिए भी। यस, तो वही बात है ना भाई, हायर इनकम जो ग्रुप है उसके लिए तुम कुछ भी चेंजेस कर दो प्राइस में, वो क्या ही डिमांड पे चेंज करेगा। तो इनके केस में क्या होता है, जो डिमांड होता है ना, वो लेस इलास्टिक होता है, लेस इलास्टिक डिमांड। लेस इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या हुआ? योर परसेंटेज चेंज इन डिमांड विल बी लेस देन your percentage change in demand will be less than percentage change in price, है ना? कितना भी चेंज कर लो प्राइस में, डिमांड में कोई खास चेंज नहीं होगा, बढ़ाओ घटाओ, ठीक है।
कम करोगे तो भी मतलब इतना ये है कि कुछ खास नहीं है, पहले भी इतने सारे ग्रुप्स तो थे ही, ठीक है, 2-4 और आ जाएंगे, कोई खास चेंजेस नहीं हुए। तुम अगर बढ़ा भी दोगे तो कोई खास चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि वो लोग कम कंजम्पशन तो करेंगे नहीं, लोग ज्यादा ही कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो योर ईडी विल बी लेस देन 1, ठीक है। लो इनकम ग्रुप में जो होता है ना, इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा ही चेंजेस हो जाती है, ठीक है, क्योंकि लो इनकम ग्रुप्स वाले वो हैं जो वैसे ही उस प्रोडक्ट को ज्यादा नहीं खरीद रहे हैं, उनके लिए वो अनअफोर्डेबल है, बड़ी मेहनत करके पैसा जोड़ जोड़ के वो लोग अपना वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। अब तुम सडनली उसके प्राइसेस बढ़ा दोगे तो उसके तो इनकम पे बहुत इफेक्ट पड़ जाएगा। वो तो सोचेगा भैया रुक जाओ, अब अपना बजट ही नहीं है, थोड़ा सा सेविंग्स और कर लेते हैं, तो उनकी डिमांड ज्यादा बदल जाती है, जो लोग कम कमाते हैं, है ना। तो इनके केस में जो होगा ना, डिमांड होगा हाईली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक डिमांड। तुम मैकडी के बर्गर और डोमिनोज के पिज्जा के प्राइसेस ज्यादा बढ़ा दोगे तो यार मिडिल क्लास वाला भी सोचेगा कम जाना है, ठीक है। पहले महीने में 1-2 बार जाते थे, अब 2-3 महीने पे एक बार जाएंगे, तो उसके तो कंज्यूमर्स कम हो गए ना, जो लो इनकम ग्रुप वाले थे, ठीक है। उन्होंने डिमांड कितनी ज्यादा बदल दी, तो इसीलिए यहाँ पे हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है, योर परसेंटेज चेंज इन डिमांड will be greater than the percentage change in price। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। ओके, इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1। उसके बाद आते हैं प्राइस लेवल पे। ये हो गया प्राइस लेवल। प्राइस लेवल जो है ना, वो दो तरीके से होगा, ये भी दो तरीके से होगा। एक होगा एक्सपेंसिव गुड्स, वो नेचर ऑफ कमोडिटी ही आ जाता है इसमें, ठीक है। इसमें एक्सपेंसिव गुड्स और एक साइड लिख लो चीपर गुड्स। चीपर गुड्स, एक्सपेंसिव गुड्स एंड चीपर गुड्स। प्राइस से जब हम कंपेयर करते हैं ना किसी भी प्रोडक्ट को, तो प्राइसेस से कैसे कंपेयर कर सकते हो, या तो हाई प्राइस का गुड्स है या लो प्राइस का गुड है, ठीक है। हाई प्राइस के जो गुड्स हैं वो एक्सपेंसिव है, और लो प्राइस के जो गुड्स हैं वो आपके चीपर हैं, ठीक है। तो आप खुद सोचो, जिसके प्राइस एक्सपेंसिव हैं, ठीक है, उसके केस में क्या होना चाहिए डिमांड, हाईली इलास्टिक या लेस इलास्टिक। जो प्रोडक्ट महंगे हैं और महंगे हो भी सकते हैं आगे जाके, ठीक है, या कम ही हो गए सपोज करो, तो उनकी डिमांड हाईली इलास्टिक होगी या लेस इलास्टिक होगी एक्सपेंसिव गुड्स के केस में। वेरी गुड, ये तो सबका सही होगा। यहाँ पे कृतिका उल्टा हो गया, अभी तक आप सही जा रहे थे, लेस नहीं होगा बेटा, हाई होगा। आप खुद सोचो ना, एक्सपेंसिव गुड्स है, ठीक है, तो पहले ही महंगा है, और महंगा कर दूं तो फिर लो भाई, लोग कम खरीदेंगे। और अगर पहले ही महंगा है, थोड़ा सा और प्राइस कम कर दूं तो कितने ज्यादा लोग आ जाएंगे खरीदने, ठीक है। तो इसीलिए इस केस में क्या होता है, हाईली इलास्टिक डिमांड। जैसे ज्वेलरीज हो गई, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड के प्राइसेस वैसे ही महंगे हैं, ठीक है। अब हम और महंगा कर दें तो भैया जो लोग पहले खरीद रहे थे वो भी चले जाएंगे वापस, नहीं भाई हमें अभी नहीं लेना, जब मंदी होगी ना इसके प्राइसेस में तब आएंगे, ठीक है। पर अगर आप थोड़े से प्राइसेस डिक्रीज करो तो कितने ज्यादा कंज्यूमर इंक्रीज हो जाएंगे, बोलेंगे वैसे ही ज्वेलरी गोल्ड जो मेटल है इतना महंगा होता है, जरा से डिक्रीज हुए प्राइसेस, चलो चलो ये अपॉर्चुनिटी नहीं गंवानी, खरीद लेते हैं कुछ ज्वेलरीज, ठीक है। तो तुरंत ही खरीदना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, हाईली इलास्टिक डिमांड, डिमांड बहुत ज्यादा चेंज होता है, आप छोटे से चेंजेस करो प्राइसेस में, बढ़ाओ या घटाओ, ठीक है। तो हाईली इलास्टिक डिमांड का केस है तो योर इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। इतना ही ध्यान रखना और कुछ नहीं। और जो चीपर गुड्स है उसमें आपका लेस इलास्टिसिटी होगा। जो सस्ते होते हैं गुड्स, सस्ते कौन से होते हैं, जो नेसेसिटीज होती हैं, ठीक है, तो उसके प्राइसेस को आप कितने भी बढ़ा लो कितने भी कम कर लो, डिमांड पे कोई खास इफेक्ट थोड़ी ना होता है।
तो जब ज्यादा नहीं बढ़ेंगे डिमांड या ज्यादा कम नहीं होगी डिमांड, तो उसकी इलास्टिसिटी भी लेस ही होगी। ठीक है, चीपर गुड्स कौन से हैं? हमारे नेसेसिटीज है ना। ठीक है, जैसे मैगी की प्राइस अब 12 रुपए हो गए, वही 2 साल पहले 2-3 साल पहले वो 10 रुपए का मिलता था एक सिंगल पैकेट। ठीक है, तो छोटा सा तो इंक्रीज किया है, ठीक है, 10 से 12 किया है। ओके, तो क्या कोई खास फर्क पड़ा क्या डिमांड पे? जितना पहले था 10 रुपए पे, 12 रुपए पे भी उतना ही है। मैगी खाना किसी ने छोड़ा थोड़ी ना। मैगी की मार्केट ना बेटा बहुत बड़ा है, उसका ना मार्केट सही में वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इंडिया में जब आई थी ना, आ तो गई थी बहुत पहले 80s में ही, ठीक है, 80s 70s से चल रहा है मैगी। ओके, तो उसका मार्केट ग्रेजुअली जो हुआ था ना, बहुत ज्यादा ही ग्रो कर गया था। ठीक है, इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट शेयर माना जाता है मैगी का। इनफैक्ट जब वो डाउनफॉल हुआ ना, हाँ 10 का मिल, अच्छा देहरादून में 10 का मिलता है। ओके, गुड। मतलब मैगी ऐसा प्रोडक्ट बन गया है बेटा कि मतलब आप कहीं भी ना टूर पे चले जाओ, ट्रिप पे चले जाओ, ठीक है, फूड प्रोडक्ट्स नहीं है तो मैगी के स्टॉल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और वो लोग 10 रुपए की मैगी में थोड़ा मसाला वही होता है, एक्स्ट्रा थोड़ा सा मसाला वो लोग डाल देंगे, कुछ वेजीज डाल देंगे, और उस सिंगल पैकेट 10-12 रुपए के पैकेट को वो लोग 30-35 रुपए पे मैगी बेचते हैं बना के। मैगी का मार्केट इतना ज्यादा है कि जो उसके मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तो कमा ही रहे हैं, जो उसका यूज कर रहा है वो भी इतना कमा रहा है, जी स्टॉल वाले होते हैं। ठीक है, बहुत कमाते हैं ये मैगी से। तो मुझे याद है जब हम कॉलेज में थे ना, नॉर्थ कैंपस में जब हम लोग जाते थे, तो नॉर्थ कैंपस में ना टॉम मैगी स्टॉल करके एक बहुत ही फेमस दुकान है उसमें। ठीक है, तो उसमें ना जो मैगी थी वो उस टाइम पे 10 रुपए की मिलती थी सिंगल पैकेट, और वो जो भैया थे ना वो 10 रुपए की मैगी को ना 35-40 रुपए पे बेचते थे। क्या करते थे वही मसाला डाला, वही मैगी है, थोड़े से वेजीज डाल दिए जो तुम चाउमीन में भी डालोगे, जो तुम फ्राइड राइस में भी डालोगे, थोड़ा सा तुमने एक्स्ट्रा उसमें डाल दिया, तो क्या कोई खास फर्क थोड़ी ना पड़ा यार। तो 10 रुपए की मैगी खरीद रहे हो और देखो तुम 35-40 रुपए कमा रहे हो। ठीक है, बट वही बात है कि लंच टाइम होता था, कॉलेज स्टूडेंट्स थे, कॉलेज लाइफ थी। ठीक है, लोग बाहर बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं वैसे ही। ठीक है, खाने के बहुत शौकीन है ही हमारे इंडिया के लोग, स्पेशली दिल्ली हाइट्स वाले तो, एंड एनसीआर पीपल। ठीक है, तो उसकी स्टॉल पे भीड़ लगी रहती थी, स्पेशली फॉर द मैगी। तो बहुत कमाई है, मैगी की मार्केट बहुत ज्यादा है। माउंटेन्स पे चले जाओ जहाँ पे इतना टफ होता है बाकी चीजों की प्रोवाइड करवाना, हर एक वो प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैगी का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। 2 मिनट नूडल्स के नाम से हम उसे जानते हैं ना। अगर कभी एडवेंचरिंग करने जा रहे हो तो अपने साथ एक छोटा सा स्टोव रख लो, पानी की व्यवस्था हो ही जाएगी, मैगी के पैकेट्स रखना, तो खाने के लिए कुछ हो ना हो, पानी गर्म किया, मैगी डाला, मसाला डाला, बन गया, 2 मिनट में नूडल्स खा लो। ठीक है, तो जो लोग एडवेंचर ज्यादा करते हैं ना वो लोग मैगी रखते ही रखते हैं अपने साथ। तो मैगी का मार्केट बहुत ज्यादा है, तो उसके प्राइसेस 10 से 12 हुए तो कोई खास इंक्रीमेंट थोड़ी ना हुआ कंज्यूमर्स में। जो लोग पहले जितना कंज्यूम कर रहे थे उतना भी कर रहे हैं। 2 मिनट में कभी नहीं बनती, बन जाती है बस। बस नॉर्मल सी बात है, पानी गर्म कर दो और डाल दो मैगी और मसाला, बस हो गया। हाँ 2 मिनट में 5 मिनट तो लेती लेती है, सिंपल 5 मिनट भी तो लेगी ही लेगी। चलो आगे बढ़ जाते हैं, डिस्कशन ज्यादा हो रहा है ना, ये केस ही ऐसा है, इसमें कितने एग्जांपल्स मिलते हैं ना, हो ही जाता है टाइम। चलो कोई बात नहीं। हाँ हाँ, और मुझे तो मैगी फ्राइड वाली पसंद है, मुझे वो वाली नहीं पसंद बॉइल्ड। सच्ची बताऊं, मैं फ्राइड वाली ज्यादा खाता हूँ, तो उसमें तो 15 मिनट भी लग जाते बनाने बैठो तो। वेजीज काटो पहले, फ्राइड करो, मैगी बॉइल्ड करो, फिर अलग से उसको उसमें फ्राई करो। ओके, द नेक्स्ट वन इज number of uses to which a commodity can be put. वैसे लेट मी टेल यू, कुछ 1-1.5 महीने पहले ना मैगी के जो मैन्युफैक्चरर थे, जो आईटीसी है, ठीक है, नेस्ले वगैरह, उन्होंने क्लियरली बोल दिया था हमारे आधे से ज्यादा प्रोडक्ट जो होते हैं ना वो हेल्दी नहीं होते हैं। तो मैगी जो है ना, डायरेक्टली बोल दिया गया है,
खा रहे हो खाओ, बट दिस इज नॉट हेल्दी। ओके, तो बेटा जो लोग शौकीन होते हैं ना कि हर हफ्ते एक दो बार खा ही लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, थोड़ा सा कंजम्पशन कम करना, ठीक है। नेस्ले के प्रोडक्ट्स वैसे ही जो होते हैं ना वो ज्यादा हेल्दी माने नहीं जाते, और मैगी जो है ना उसमें से भी इतनी हेल्दी नहीं है वो। एक तो ऑलरेडी उसमें आपका मैदा है, ठीक है, प्लस जो मसाले हैं ना टेस्टी लगते हैं, बट उसमें कुछ ना कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। जैसे उसमें लीड पाया गया था, जिसकी वजह से मार्केट हो गया था खत्म उसका कुछ टाइम पीरियड के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ही बंद हो गई थी, शट डाउन हो गया था बिजनेस टेम्पोरेरीली। तो वही प्रॉब्लम था कि उसने खुद ही दावा कर दिया डायरेक्टली कि कुछ परसेंट हेल्दी नहीं है, तो कम कंज्यूम करना, ठीक है, ज्यादा कंजम्पशन मत करना। वैसे ही मैदा अच्छा नहीं होता हेल्थ बॉडी के लिए, ठीक है। सो बी कॉशियस जब आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करो तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ यूजेस टू विच अ कमोडिटी कैन बी पुट। इसका मतलब ये है, वही बात हो गई जब हमने बात करी थी ना इनिशियल में कि रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, जो एक कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हो, जिसकी डिमांड कर रहे हो, सपोज करो वो बहुत ही ज्यादा यूज में है, ठीक है। जैसे मिल्क का डिमांड बहुत ज्यादा है, तो मिल्क का डिमांड जो है वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए ज्यादा नहीं है, उससे मिठाई भी बनाई जाती है, उससे पनीर भी निकाला जाता है, ठीक है, तो उससे खोया भी बनता है। तो मिल्क इज लाइक ऐसा रिसोर्स, ऐसा मटेरियल जिसका बहुत ही ज्यादा डिमांड है, जिसके यूजेस बहुत ज्यादा हैं। तो मैंने इसमें क्या लिखा है, नंबर ऑफ यूजेस टू विच अ कमोडिटी कैन बी पुट, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो केसेस निकाल लो। एक केस वो जब तुम्हारी कमोडिटी के यूजेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, कमोडिटी हैव हाई यूजेस, और एक जब हम लेस यूजेस, लेस यूज ऑफ ए कमोडिटी। तो जब एक कमोडिटी का यूज ज्यादा है, एक से ज्यादा यूज में आ रहा है, ठीक है, तो अगर आप उसकी प्राइसेस में चेंज करोगे ना तो उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे मिल्क है, ठीक है, मिल्क को अगर हम आज के टाइम पे देखें तो 60 टू 65 पर लीटर मिल जाता है, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 60 का मिल जाएगा आपको। ओके, तो आप 60 से 70 करोगे ना मिल्क के प्राइसेस, तो उसके डिमांड ज्यादा चेंज क्यों हो जाएंगे, ज्यादा डिक्रीज क्यों हो जाएंगे, क्योंकि लोग ये सोचेंगे यार एक तो इसका इतना ज्यादा यूज है, ठीक है, तो मुझे पता है मैं सारे प्रोडक्ट बनाना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। या फिर आप ये सोचो कि आप मिल्क इतना ज्यादा खरीद रहे थे, 60 रुपए पे खरीद रहे थे, आप घर में चाय भी बना रहे हो, आपको दूध भी पीना है, आए दिन आपके घर में मिठाई भी बनती रहती है दूध से, ठीक है, पनीर भी निकलता है, तो आप दूध का इतना ज्यादा यूज कर पा रहे हो। वहीं मैंने अगर छोटा सा चेंज कर दिया ना प्राइस में, आप क्या करोगे, आप बोलोगे यार महंगा हो गया है, अब इससे या तो ये कर लेता हूँ या तो ये कर लेता हूँ। आप प्रायोरिटी सेट कर लोगे कि भाई महंगे हो चुके हैं दूध, या तो दूध पी लो, या चाय ज्यादा बना लो, या तो मिठाई ही ज्यादा बना लो, ठीक है। तो जो भी आपके ऑल्टरनेटिव थे ना, आप उसको प्रायोरिटाइज कर लोगे, आप बोलोगे यार मिठाई इतनी जरूरी नहीं है, पनीर हर हफ्ते खाना जरूरी नहीं है, ठीक है, हम चाय भी दिन में 2 से 3 बार पीते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक ही बार पी लेंगे, ठीक है, बट लेकिन ड्रिंकिंग रखेंगे, ड्रिंक हम डेली करेंगे, ठीक है, मिल्क का कंजम्पशन। तो आप क्या कर रहे हो, आप डिमांड बहुत ज्यादा चेंजेस कर रहे हो, क्योंकि उसके बहुत ज्यादा यूज थे। अब आप उसके यूज जो है ना वो कम करोगे, क्योंकि प्राइसेस में चेंजेस हो चुके हैं। तो इस केस में जो डिमांड होता है ना वो होता है हाईली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक डिमांड, क्योंकि जो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसको हम कंजम्पशन कर रहे हैं उसकी हेल्प से, उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, उसकी डिमांड हम बहुत ज्यादा ही कम कर देंगे, इसीलिए यहाँ पे डिमांड जो है वो हाई हो जाता है। छोटा सा इंक्रीज डिक्रीज करो प्राइस में, डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं एक कमोडिटी जिसका कंजम्पशन ही बहुत कम पर्पस के लिए है, वो सिर्फ 1 से 2 यूज में आता है, ठीक है, तो भाई तुम उसके प्राइसेस कुछ भी कर लो, उसमें क्या ही इफेक्ट पड़ेगा, जब वो उसका यूज ही इतना कम है, तो कोई वो भी यूज कम कर दें क्या। हाँ, अगर मिल्क हम सिर्फ ड्रिंकिंग पर्पस के लिए ले रहे हैं अपने घर में, ठीक है, तो मिल्क की प्राइस अगर 60 से 70 हो गए, तो क्या आप मिल्क पीना ही छोड़ दोगे,
आप सिर्फ एक ही पर्पस के लिए ले रहे हो, तो यार एक ही पर्पस के लिए ले रहे हो तो फिर तो वो तो चलेगा ही, कंटिन्यू रहेगा, चाहे 60 रुपए का दूध मिले चाहे 70 रुपए का मिले, आगे आने वाले टाइम में 80-90 का भी होगा जब हम लोग का टाइम आएगा वैसा, तब वही है। तो इन दिस केस लेस इलास्टिक डिमांड, ज्यादा चेंजेस नहीं होते, लेस इलास्टिक डिमांड, दैट इज योर ईडी विल बी लेस देन 1। ओके, उसके बाद नेक्स्ट habits of the consumer, habits of the consumer, इसमें भी दो केस हैं, habitual goods, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे हैबिचुअल हैं, जो हम कंटिन्यूअसली उसकी कंजम्पशन करते हैं, या ये है दूसरा हो गया नॉन हैबिचुअल, जिसका हमें ज्यादा हैबिट नहीं है, कभी कभी, ठीक है, समटाइम्स। इसमें ना वो लोग ज्यादा आते हैं जिसको किसी प्रोडक्ट की ना लत होती है एक तरीके से, ठीक है। जैसे आप लोग को पता है ना, हमारे इंडिया की जो है उस केस में ऑलमोस्ट एवरीवेयर सिगरेट कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, लोग अल्कोहल भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो ये एक हैबिचुअल है, जो लोग पीते हैं वो पीते हैं, जो लोग कंज्यूम करते हैं वो करते हैं भाई, ठीक है। उनके लिए चाहे आप प्राइसेस कुछ भी कर दो, उन लोगों की हैबिट नहीं जाती, ठीक है। ऑलरेडी जो हमारी अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ड्रग्स हैं, स्मोक ये हैं, सिगरेट्स, इसका ऑलरेडी प्राइसेस हाई है, इस पे बहुत ज्यादा टैक्सेस लगता है, स्टिल इसकी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। वो तो हमने लॉकडाउन में देख ही लिया है, मुझे बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है, न्यूज में आप लोगों ने देखा ही होगा। तो दिस इज द थिंग कि इफ कंज्यूमर इज हैबिचुअल फॉर अ प्रोडक्ट ना, तो उसकी प्राइसेस आप कुछ भी कर दो, उसकी डिमांड में चेंजेस नहीं ही होंगे। तो इस केस में क्या होता है, जो डिमांड होता है ना वो लेस इलास्टिक होता है, क्योंकि कंज्यूमर को ना उसकी आदत है, ठीक है, वो उस आदत को नहीं छोड़ सकता, वो उस कंजम्पशन को नहीं छोड़ सकता। बट नॉन हैबिचुअल गुड्स, जिसकी उसको हैबिट नहीं है, जो वो कभी कभी कंज्यूम करता है, तो भाई उसमें हाईली इलास्टिक डिमांड होगा, वो तो हमने पहले भी देख लिया है, ठीक है, कि जिस चीज को मैं होल्ड कर सकता हूँ, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो तुम उसकी प्राइसेस ज्यादा बढ़ा दोगे, बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डिमांड कम कर दूंगा या दूंगा ही नहीं, हाईली इलास्टिक डिमांड। तो इसमें डिमांड जो है ना वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है ना, तो जरूरत नहीं है तो फिर तो हम तो उसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा कम कर देंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स हैबिट्स वाले में इसी में दिया जाता है, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स इसमें ज्यादा आ गए, क्योंकि वो हैबिचुअल हैं, जिन लोगों को लत है, जिन लोगों को आदत है, वो लोग कंज्यूम उसका करते ही करते हैं, ठीक है। दैट इज वाई लेस इलास्टिक, दैट्स इनफ, इसके लिए तो काफी है जितना फैक्टर्स अफेक्टिंग था, ठीक है। उसके बाद हमारा दो टॉपिक रह ही गया, डिस्कशन इस पे ज्यादा लंबा हो गया, ठीक है। ऑलमोस्ट और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट दीज आर सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, अगर एमसीक्यूज बनते हैं तो इसके अलावा कहीं से भी नहीं बनेगा, इस इतने पॉइंट से बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, अभी तक इतना रिवीजन कर लो, दो टॉपिक जो रह गया है वो हम कल कंप्लीट करेंगे, कल क्लास है, ठीक है, बिकॉज कल क्लास नहीं हुई थी, एंड मे बी हाँ मंडे को भी नहीं होगा, मंडे इज ऑल्सो आई एम बिजी ऑन मंडे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला वीकेंड्स पे तो आपकी क्लास चलेगी चलेगी, बिकॉज वीकडेज में 1 से 2 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्लास हमारी चलने वाली है, तो कल है सेम टाइमिंग, कल तो खत्म, कल खत्म कर लेंगे, उस दो टॉपिक के साथ साथ ना कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेंगे, मैं लेके आऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो कल बेटा टाइमिंग यही रहेगा ध्रुव, टाइमिंग यही है 9 से 10:30 का, ठीक है, टाइमिंग सेम रहेगा। और इन केस अगर बारिश का कोई प्रॉब्लम हुआ ना तो थोड़ा एक्सटेंड करके भी बट कर लेंगे, ठीक है, 9:30 तक भी, मौसम ऐसा ही चल रहा है, थोड़ा देख के निकलना पड़ता है। ओके, तो बस यही है, बाकी आप लोग रिवाइज करो एक बार, ठीक है, और हम कल मिलते हैं कल वाली क्लास में विद सम एमसीक्यूज, एंड जो दो टॉपिक हमारे रह गए, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी के साथ। ओके, यस, किसी को कोई डाउट तो पूछ सकता है, अभी 2 मिनट है हमारे पास। एनीवन? किसी को भी कोई डाउट पुराने टॉपिक से या नए टॉपिक्स में?
ओके, आई होप सबको क्लियर हो रहा है. नाउ वी ऑल आर कंफर्टेबल विद ईच अदर. ठीक है, काफी समझ चुके, काफी एकदम आप लोगों को भी हैबिचुअल हो गए हो. ठीक है, तो सब सही में एकदम समझ में आ रहा है, क्लियर है. ठीक है, बाकी कहीं भी कोई डाउट आए ना तो बता देना बच्चे, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट. ठीक है, बाकी ठीक है, मिलते हैं कल वाली क्लास में. ओके, यू कैन लीव नाउ अगर कोई डाउट. ओके गाइस, थैंक यू.